1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रेजिडेंसी की घेराबंदी में हुई गोलाबारियों के अगर निशान आपको देखने हैं तो लखनऊ रेजिडेंसी से ज़्यादा अच्छी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। लखनऊ शहर के केसरबाग के समीप स्थित रेजिडेंसी को देखने आज भी देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। लखनऊ रेजिडेंसी का निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 में शुरू कराया तथा बाद में नवाब सादत अली खां और यामुनुद्दौला ने 1800 में पूरा कराया। सिपाही विद्रोह से पहले रेजिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए एजेंट अधिकारियों का घर था। 33 एकड़ में फैले रेजिडेंसी में कई प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनसे जुड़ी कई कहानियां हैं। आज हम उन्हीं कहानियों के बारे में बात करेंगे। रेजिडेंसी के अंदर 5 या 6 भवन मुख्य थे, जिनमें ट्रेजरी हाउस, डॉक्टर फेरर का घर, बैंक्वेट हॉल, मुख्य भवन, बेगम कोठी और बेगम कोठी के पास स्थित एक मस्जिद और इमामबाड़ा आदि प्रमुख हैं। बेलीगार्ड गेट। रेजिडेंसी के अंदर प्रवेश करने पर सबसे पहले हमें बेलीगार्ड गेट दिखाई देगा, जिसे नवाब सादत अली खां ने लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बेली के सम्मान में बनवाया था। इसे गार्ड गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर से अंग्रेज़ सैनिक दूर तक दुश्मनों पर नज़र रखते थे। ट्रेजरी हाउस का निर्माण 1851 में लगभग 17,000 रुपये में कराया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेज़ों द्वारा भवन के मध्य भाग का प्रयोग एनफील्ड गन की कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में हुआ। इसके निकट ही पुराने बरगद के पास रेजिडेंस का पोस्ट ऑफिस था, जिसमें क्रांति के समय टूल्स सेल्स का निर्माण होने लगा। सैनिक विद्रोह के समय इस भवन पर क्रांतिकारियों द्वारा की गई गोलाबारी के निशान आज भी साफ साफ दिखाई देते हैं। राजकीय अभिलेखों के अनुसार 30 जून 1857 को चिन्हट में क्रांतिकारियों और विद्रोही सैनिकों से मिली हार के बाद अंग्रेज सैनिक और उनके परिवार के लोगों ने रेजिडेंसी में शरण ली थी। यह भवन रेजिडेंसी के सर्जन डॉक्टर फेरर का घर था, जो एक ढाल पर बनाया गया था। ढाल पर बने होने के कारण रेजिडेंसी की ओर 1 मंजिल तथा शहर की ओर 2 मंजिला इमारत बनाई गई थी। इस इमारत के 2 निकास थे, एक उद्यान की ओर तथा दूसरी ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था थी। गर्मियों से बचने के लिए यहाँ एक तहखाना भी बनाया गया था, जो घेराबंदी के समय महिलाओं और बच्चों के लिए आवास के रूप में उपयोग किया गया। 30 जून 1857 के अगले ही दिन 1 और 2 जुलाई को रेजिडेंसी में जमकर हमले हुए। 2 जुलाई को बुरी तरह घायल लखनऊ के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को यहाँ लाया गया तथा 4 जुलाई 1857 को उन्होंने यहाँ अपनी अंतिम सांसें ली। आज़ादी की चाह के नशे में चूर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी अफसरों को उन्हीं के रेजिडेंट में 87 दिनों तक तहखाने में रहने को मजबूर कर दिया था। डॉक्टर फेरर हाउस के सामने ही बने बैंक्वेट हॉल को नवाब सादत अली खां द्वारा बनवाया गया था। यह 2 मंजिला इमारत पूरे रेजिडेंट में सबसे खूबसूरत मानी जाती थी। यहाँ नवाब के सम्मान में दावतें होती थी। एक समय यहाँ यूरोपियन फर्नीचर और चीन के सजावटी सामान दिखाई देते थे। इसके मुख्य कक्ष में फाउंटेन चलते थे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के समय यहाँ बहुत सी दावतें होती थीं। घेराबंदी के दिनों में इस भवन को अस्पताल बना दिया गया था। 8 जुलाई 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा किए गए हमलों में रेजिडेंट पॉली हैम्पटन यहाँ बहुत बुरी तरह घायल हुए थे। आगे जाने पर डॉक्टर फेरर हाउस के बगल में आपको बेगम कोठी दिखाई देगी। यह कोठी नवाब आसिफउद्दौला द्वारा बनवाई गई थी तथा बाद में इसे कुछ यूरोपियन लोगों को बेच दिया गया था। उन्होंने यहाँ यूरोपियन वस्तुओं का व्यापार शुरू कर दिया। इसके बाद यह भवन बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की बेगम मकदरा आलिया, जिन्हें विलायती बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने ले लिया। बादशाह की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली बहन अशरफुन्निसा ने यहाँ अवधी शैली में एक इमामबाड़ा और मस्जिद का निर्माण कराया। रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग में अंग्रेज़ रहा करते थे। इसी रेजिडेंट के चलते पूरे परिसर का नाम रेजिडेंसी पड़ा। यहाँ एक 3 मंजिला इमारत थी। इसके पूर्व दिशा में इसका मुख्य द्वार तथा पोर्टिको था। पश्चिम भाग में ऊंचे स्तंभों से बना एक चौड़ा बरामदा था,
जिसकी छत पर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ होती थीं। इमारत के दक्षिणी भाग में गहरे तहखाने थे, जहां गर्मियों में अंग्रेज़ों को राहत मिलती थी। घेराबंदी के समय महिलाओं और बच्चों ने इसी तहखाने में शरण ली थी। इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण के अनुसार इसी जगह 1 जुलाई 1857 को कर्नल पामर की बेटी सुसान पामर को तोप का गोला लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी भवन के ऊपरी मंजिल के पूर्वी सिरे वाले कमरे में 2 जुलाई 1857 को हेनरी लॉरेंस को गोली लगी थी। इतिहासकार रोशन तकवी के अनुसार रेजिडेंट में रहने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में हेनरी लॉरेंस बेहद कुशल प्रशासक था। विद्रोह की लड़ाई में मरने वाले हेनरी लॉरेंस की मज़ार पहले 51 फीट ऊंचे और बड़े घेरे में बनी थी। इसके बाद 1904 में अंग्रेजी शासनकाल में उसे नई रूपरेखा दी गई। मेन बिल्डिंग के एक भाग में म्यूजियम बनाया गया है। इस भवन में 1857 से पूर्व की स्थिति को दर्शाते हुए रेजिडेंट परिसर का मॉडल, लिथोग्राफ, उत्खनित वस्तुएं, रेजिडेंसी घेराबंदी का डायोरामा और अन्य संबंधित वस्तुएं मौजूद हैं। इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण के अनुसार 1810 में गॉथिक शैली के आधार पर रेजिडेंसी में सेंट मैरी चर्च बनकर तैयार हुआ था। 1857 में हुए विद्रोह के समय यह स्थान लाशों का ढेर बन गया था। स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए रेजिडेंट के पहले अंग्रेज की कब्र भी इसी चर्च में बनवाई गई। यही नवाब मुस्तफ़ा खां और मिर्ज़ा मोहम्मद हसन खां की मज़ार भी है। इसके अलावा यहाँ पर जुडिशियल कमिश्नर ओमनी का घर हुआ करता था। ओमनी की मृत्यु 5 जुलाई 1857 को तोप का गोला लगने के कारण हुई। रेजिडेंसी में कई भव्य इमारतों के खंडहर हैं। परिसर के भवन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए गए थे। इनके निर्माताओं में नवाब क्लॉड मार्टिन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और दूसरे यूरोपीय और भारतीय थे, जिन्होंने अलग अलग समय पर इसका निर्माण कराया। रेजिडेंसी का और पुख्ता इतिहास जानने के लिए यहाँ उत्खनन कार्य भी कराया गया था, जिसमें कई अवशेष के साथ एक सुनियोजित सीवर प्रणाली और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। रेजिडेंसी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की कुछ पहली और अहम लड़ाइयों का प्रतीक है। हालांकि हमले के दौरान यहाँ बनी अधिकतम इमारतें कई हद तक ढेर हो चुकी हैं और बचे हुए खंडरों और इमारतों पर उस दौर में हुए स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। सन 1920 से रेजिडेंसी को संरक्षित किया जा रहा है। बेगम हजरत महल के प्रमुख सहायक राजा जियालाल की कमांड में लड़े गए चिन्हट की लड़ाई के अगले दिन 30 जून से 25 सितंबर तक 87 दिनों का घेरा चलता रहा। 25 सितंबर को हैवलॉक और आउटरम रेजिडेंसी तक पहुँचे, लेकिन आखिर में कॉलिन कैंपवेल ने 25 नवंबर 1857 को कानपुर से अपनी सेना बुलाकर रेजिडेंसी में घिरे अंग्रेज़ों को आज़ाद करवाया। इसमें महिलाएं, बच्चे और अंग्रेज़ अधिकारियों तथा अंग्रेजी सैनिकों तथा गैर सैनिकों को मिलाकर लगभग 3000 लोग थे। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल नोमैड मनोज के साथ।